Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and hello to everyone. So, welcome to my channel and this is the third lecture of the composite materials. और पहले दो लेक्चर में हमने कर लिए हैं, जिसमें पहले लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड मटेरियल्स देखी थी और जिसमें हमें पता चला था कि उसकी जो फोर्थ क्लास होती है दैट इज़ द कंपोजिट्स। और पहली तीन को पढ़ने की वजह भी मैंने बताई थी, क्योंकि कंपोजिट्स मैंने कहा था कि ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो बाकी क्लासेस को आपस में मिलाने से बनते हैं। उसके बाद सेकंड लेक्चर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ी थी, इंक्लूडिंग द फटीग फेलियर, वेयर रेजिस्टेंस, डक्टिलिटी क्या होती है, ब्रिटलनेस कब होती है, और वो जो सॉलिड मटेरियल्स थे उनको हमने थोड़ा ग्राफिकली देखा था कि कब उनमें कौन से मटेरियल्स ब्रिटल हैं, क्यों हैं, कौन से मटेरियल्स हैं वो हम कह सकते हैं कि इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या उनमें कब होती है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ, ये सारी टर्म्स जो है हमने देखी। तो मैंने कहा था कि ये टर्म्स जब हम कंपोजिट्स को डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस्तेमाल होंगी। सो इन टुडेज थर्ड लेक्चर वी विल स्टार्ट कंपोजिट मटेरियल्स इन डिटेल। कंपोजिट्स, अब पहले मैंने जो आपको डेफिनेशन बताई थी उसको आप समझेंगे दैट वाज अ कॉन्सेप्ट। आज हम थोड़ी जो है मैं कह सकता हूँ कि एक डिटेल्ड डेफिनेशन देखेंगे और इस डिटेल्ड डेफिनेशन के तीन पार्ट्स हैं। द फर्स्ट पार्ट इज हम कह सकते हैं कि व्हेन टू आर मोर केमिकली डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स या कॉन्टेंट्स हम कह सकते हैं, ओके, कॉन्स्टिट्यूएंट्स और कॉन्टेंट्स। सेकेंड पार्ट इस डेफिनेशन का आर मिक्स्ड मैक्रोस्कोपिकली, macroscopically, and third part is the same to yield a useful material, yield a useful material। अच्छा, पहले जो मैंने डेफिनेशन बताई थी उसमें मैंने यही कहा था कि दो या दो से ज़्यादा जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपस में मिलाते हैं कंपोजिट बनता है और ऐसे जो हैं प्रॉपर्टीज़ अचीव बेटर प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो आज हमने थोड़ी सी डिटेल देख ली। वो जो दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो मैंने बोला है, दो या दो से ज़्यादा जो कंटेंट्स हम आपस में मिला रहे हैं, दे शुड बी केमिकली डिफरेंट। ठीक हो गया। दूसरी बात, आर मिक्स मैक्रोस्कोपिकली, हम जब कंपोजिट्स को डिजाइन करते हैं, बेशक जब हम दो मटेरियल्स को आपस में मिक्स करेंगे उनके दरमियान में कोई ना कोई इंटरेक्शन तो डेवलप होगी, क्योंकि उन्होंने फिजिकली आपस में कांटेक्ट में आना है। दैट कुड बी एनी काइंड ऑफ इंटरेक्शन, ओके। बट कंपोजिट्स को डिजाइन करते वक्त हम जो मिक्सिंग करते हैं वो मैक्रोस्कोपिकली करते हैं, और मैक्रोस्कोपिकली करने का मतलब ये है कि हम उन कंटेंट्स के दरमियान में रिएक्शन नहीं करवा रहे होते। ठीक है, वी जस्ट मिक्स देम। ठीक है, जैसे हमने जो है वो रेत में मट्टी जो है उसको मिक्स कर दिया, दिस इज मैक्रोस्कोपिकल मिक्सिंग, ओके, और रिएक्शन हम नहीं करवा रहे होते। और तीसरा वही टू यील्ड अ यूजफुल मटेरियल, जैसा मैंने पहले एग्जांपल दी थी ग्लास फाइबर्स की, कि हम ग्लास को और एक एपॉक्सी पॉलीमर मैट्रिक्स को आपस में मिला के हम एक कंपोजिट बनाते हैं जिसकी रिजल्टेंट प्रॉपर्टीज उन दोनों का मिक्सचर होती हैं कि वो मटेरियल फ्लेक्सिबल भी हो जाता है, उसमें स्ट्रेंथ भी आ जाती है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है जी, तो दिस इज द कंपोजिट मटेरियल व्हेन टू आर मोर केमिकली डिफरेंट कंटेंट्स आर मिक्स्ड मैक्रोस्कोपिकली। ठीक है, ये चीज बहुत जरूरी है, मैक्रोस्कोपिकली टू यील्ड अ यूजफुल मटेरियल। और ये यूजफुल मटेरियल कैसे होता है ये आपको आने वाले टाइम में जब हम इनकी डिटेल पढ़ेंगे, डिफरेंट एग्जांपल्स देखेंगे, तो आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह वो मटेरियल की प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिफरेंट होती है। यहाँ पर हम एक फोर्थ पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं, टू यील्ड अ यूजफुल मटेरियल विद सिग्निफिकेंटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। और डिफरेंट प्रॉपर्टीज किन से, जो उस मटेरियल के जो पेरेंट्स हैं, मींस जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। ठीक है जी, कंपोजिट्स को अगर हम जो है उनके कंटेंट्स को देखें या उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देखें, सो देयर आर बेसिकली टू मेन फेजेस। ठीक है, हम फेजेस की बात करें, उसमें फेज कौन कौन से हो सकते हैं। These two main phases are, first one is called the matrix phase and the second one is called the dispersed phase, or we can say the
reinforcement phase is a better term, reinforcement phase या reinforcing phase, ठीक है, reinforcement phase, reinforcement term better है, ठीक है, ये संभाल करें, डिस्पर्स आपको अभी समझ आ जाएगा उसको क्यों कहते हैं, ठीक है। तो ये दो मेन फेजेस होते हैं कोई भी कॉम्पोजिट है, मतलब अभी हम उसकी केमिकल जो है उस एस्पेक्ट में नहीं जा रहे कि हम मेटल मिक्स कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जब कॉम्पोजिट बन जाता है तो उसके अंदर ये दो फिजिकल फेज होते हैं, ठीक है। और अब हम इन दो फिजिकल फेजेस को जरा डिटेल में देखते हैं, ठीक है जी। तो पहला हमने फेज क्या बोला है, मैट्रिक्स फेज। मैट्रिक्स फेज क्या होता है, अच्छा जी, हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स फेज इज बेसिकली अ बाइंडर फेज, ठीक है, बाइंडर फेज। फिर हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स फेज जो होता है दैट इज कॉन्टिन्यूअस इन कैरेक्टर, ठीक है, अभी समझाता हूँ इन सारी बातों का क्या मतलब है, कॉन्टिन्यूअस इन कैरेक्टर, ठीक है। मैट्रिक्स फेज कैन बी अ पॉलीमर, कैन बी अ मेटल और कैन बी अ सिरेमिक। और ये जो सिरेमिक वाला केस है दिस इज वेरी वेरी रेयर और दिस इज वेरी लेस कॉमन, ठीक है, ये बहुत रेयर होता है, ये ना होने के बराबर ही हम कह सकते हैं, वेरी लेस कॉमन। और उसका क्यों हम बताते हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको समझाता हूँ मैट्रिक्स फेज क्या होता है। देखिए, हम मैट्रिक्स फेज को इस तरह कहते हैं कि ये वो कॉन्टिन्यूअस फेज है जिसके अंदर हमने रीइंफोर्समेंट डाली हुई है। फर्स्ट करें, हम एक एग्जांपल लेते हैं, कंक्रीट की एग्जांपल लेते हैं। Now what is concrete made of? Concrete is made of, we can say, cement plus sand plus gravels. अब आप ना उस वो जो कंक्रीट का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसको जरा ज़हन में लाइए। किस तरह हो सकता है, ये हम कहते हैं, फर्ज करें वो सीमेंट और सैंड का मिक्सचर है और इसके अंदर वो जो ग्रेवल्स हैं वो इस तरह डिस्पर्स्ड है, ठीक है, ये। अब ये जो सीमेंट है ये अब आप यहाँ पर देखें कि वो क्या है, टोटली कॉन्टिन्यूअस है इन ऑल द कंपोजिट मटेरियल, ठीक है। तो ये सीमेंट क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, और ये ग्रेवल्स क्या हैं, ये डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो ये सीमेंट ही बेसिकली इस कंक्रीट का मैट्रिक्स फेज है। और ये ग्रेवल्स क्या हैं, दीज आर बेसिकली द रीइंफोर्समेंट फेज। ये मैंने पहले भी समझाया था कि अगर आप एक सीमेंट की एक स्लैंग लें, उसके ऊपर आप प्रेशर लगाएं, फिर आप एक सीमेंट की स्लैंग लें, उसके अंदर ग्रेवल्स हों, फिर आप उस पर प्रेशर लगाएं, फोर्स लगाएं, देन ये जो सीमेंट वाली स्लैंग है दिस वन विदाउट द ग्रेवल्स वो पहले टूट जाएगी और जो सेकंड वन है वो बाद में टूटेगी, बिकॉज इट हैज़ द रीइंफोर्समेंट फेज जो इसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रही है, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि सीमेंट की जो प्रॉपर्टी है उसमें एक सिग्निफिकेंट चेंज आया है अगर उसमें हमने ग्रेवल्स ऐड कर दिए, ठीक है जी। सो दिस इज द मैट्रिक्स फेज, इट इज बेसिकली द बाइंडर और कंटिन्यूअस इन कैरेक्टर। वो पॉलीमर भी हो सकता है, मेटल भी हो सकता है, सिरेमिक क्यों नहीं होता, ठीक है, ये हम अभी समझते हैं सिरेमिक क्यों नहीं होता। देखें, जो मैट्रिक्स फेज है इसने बहुत सारे फंक्शंस सर्व करने होते हैं, ठीक है। अब वो फंक्शंस क्या क्या हैं, देखें, हमने क्या बोला है कि जो मैट्रिक्स फेज है उसके अंदर रीइंफोर्समेंट फेज होता है, ठीक है। अब वो जो मैट्रिक्स फेज है, मैट्रिक्स फेज बेसिकली वो जो रीइंफोर्सिंग फेज है उसको एनवायरनमेंट से बचा रहा होता है, ठीक है। तो हम पहला क्या कह सकते हैं, दैट इट प्रोटेक्ट्स द रीइंफोर्सिंग फेज और द रीइंफोर्समेंट, हम सिंपली क्या, द रीइंफोर्समेंट फ्रॉम environmental effects, ठीक है जी। सेकंड हम क्या कह सकते हैं कि मैट्रिक्स फेज जो होता है, चले पहले हम इसकी एक प्रॉपर्टी देखते हैं। जो मैट्रिक्स फेज होता है इट इज यूजुअली डक्टाइल एज कंपेयर टू the reinforcement, okay, as compared to the second, और second वो क्या है, reinforcement है। अब जब ये डक्टाइल है, अब आपको पता है हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है कि जो डक्टाइल मटेरियल होते हैं वो स्ट्रेस
जो प्रेशर या जो लोड उनके ऊपर लगाया जा रहा है वो बहुत थोड़ा हैंडल कर पाते हैं, ठीक है। उनमें इलास्टिक डिफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होती है, और जब वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो रही है अब उसमें क्या होगा, स्ट्रेचिंग ऑफ बॉन्ड्स होगा, और इस इलास्टिक डिफॉर्मेशन की वजह से ये जो डक्टाइल मटेरियल होता है ये अपना लोड ट्रांसफर कर देता है अगर उसके पास कोई और ऐसा जो है वो मटेरियल है जो उसके लोड को बेयर कर सकता है। तो जब रीइंफोर्समेंट किसी भी कंपोजिट के अंदर आ जाती है तो दिस मैट्रिक्स फेज बेसिकली व्हाट इट डज, इट ट्रांसफर्स लोड और प्रेशर और फोर्स, हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन से हम इधर फिजिकली लोड उसको कहना है, लोड टूवर्ड्स द सेकंड फेज, और वो सेकंड फेज क्या है, वो रीइंफोर्समेंट है, ठीक है जी। इट प्रोटेक्ट्स द रीइंफोर्समेंट फेज फ्रॉम एनवायरनमेंट, और सेकंड जो हम इसके लिए कह सकते हैं वो ये है कि इट ट्रांसफर द लोड और प्रेशर टुवर्ड्स द सेकंड फेज। उसके बाद जो थर्ड इसका हम फंक्शन कह सकते हैं, अब आपको पता है कि अभी मैंने बताया कि जो मैट्रिक्स फेज है वो क्या है, डक्टाइल है। अब जब वो डक्टाइल मटेरियल है तो डक्टाइल मटेरियल का जो है मैंने बताया था कि उसकी हम इंटरकन्वर्टेबल टर्म क्या यूज करते थे, दैट इज रेजिस्टेंट टू फ्रैक्चर, वो फ्रैक्चर नहीं होता है, ठीक है। अब जो रीइंफोर्समेंट फेज है वो हमने क्या बोला है कि वो इससे कम डक्टाइल है, इट मींस दैट वो ज्यादा ब्रिटल है, उसमें क्रैक फॉर्मेशन या फ्रैक्चर होने की कैपेसिटी जो है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू द मैट्रिक्स फेज, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स फेज है वो अब जो दूसरे वाला फेज है रीइंफोर्समेंट, वो मैट्रिक्स के अंदर एम्बेडेड है। अब जो मैट्रिक्स फेज है वो क्या कर रहा है, बेसिकली उस मटेरियल को या वो जो रीइंफोर्समेंट फेज है उसको फ्रैक्चर से बचा रहा है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इट बेसिकली प्रोटेक्ट्स द कंपोजिट फ्रॉम फेलियर और फ्रैक्चर, ठीक हो गया, ये हम तीसरा कह सकते हैं। अच्छा जी, सो उसके बाद द फोर्थ हम जो कह सकते हैं फोर्थ फंक्शन, फोर्थ जो मेन फंक्शन हम कह सकते हैं या फोर्थ जो इसमें कॉन्सेप्ट हम कह सकते हैं, दैट इज के द इंटरेक्शन बिटवीन मैट्रिक्स एंड reinforcement should be, we can say should be significant or should be strong, ठीक है। अब इसके स्ट्रांग होने का मकसद क्या है, इसके स्ट्रांग होने का मकसद ये है कि ऐसे ना हो कि उसके दरमियान में इंटरेक्शन हो ही ना, और जैसे ही लोड पड़े तो दरमियान में जो रीइंफोर्समेंट है वो बाहर निकल आए, वो पुल आउट हो जाए, ठीक है। प्रेशर लगने की वजह से, जैसे हम किसी भी चीज के अंदर कोई फर्ज करें पाइप के अंदर आप कोई चीज जो है वो रख देते हैं, कोई भी ऐसी कोई चीज फर्ज करें आप एक उसमें क्रीम डाल देते हैं लेट से, या आप उसमें कोई भी ऐसा कंपोनेंट डाल देते हैं, फिर आप जो ही उसको दबाएंगे तो क्या होगा कि वो जो उसके अंदर जो मटेरियल है वो बाहर आ जाएगा। वो किस वजह से, बिकॉज उसके दरमियान में जो इंटरेक्शन है वो स्ट्रांग नहीं थी, ठीक है। तो इस वजह से मैट्रिक्स और रीइंफोर्समेंट के दरमियान जो इंटरेक्शन है वो भी क्या होनी चाहिए, वो स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द मैट्रिक्स फेज। सेकंड हम पे जाते हैं, सेकंड हमारे पास जो फेज है दैट इज द रीइंफोर्समेंट फेज। रीइंफोर्समेंट फेज, अच्छा जी, वापस से उसी डायग्राम को देखिए जो हमने बोला कि ये कंक्रीट है और इसके अंदर क्या है, ग्रेवल्स हैं। ये जो रीइंफोर्समेंट फेज होता है इट बेसिकली प्रोवाइड्स द कंपोजिट इट्स स्ट्रेंथ, ठीक है। ये कंपोजिट को उसकी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा होता है, और ये हम कह सकते हैं कि इट इज द डिस्पर्स्ड फेज, और ये डिस्पर्स्ड है, या हम कह सकते हैं कि ये डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि ये उस वो जो मैट्रिक्स फेज है सारे वाला उसके बीच में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। जो रीइंफोर्समेंट फेज है इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, इट कैन बी फाइब्रस इन नेचर और इट कैन बी particulate in nature, ठीक है। इट कैन बी fibrous in nature
और इट कैन बी पार्टिकुलेट इन नेचर। अभी हम देखते हैं कि फाइब्रस और पार्टिकुलेट क्या होता है। चले अभी देख लेते हैं। फाइब्रस और पार्टिकुलेट एक फैक्टर होता है दैट इज कॉल्ड द लेंथ ओवर डायमीटर रेशियो। लेंथ ओवर डायमीटर रेशियो, ये चीज कॉन्सेप्ट एक माना जाता है कि विद डिक्रीज इन डायमीटर, with decrease in diameter, the strength of material increases। ठीक है जी, with decrease in diameter strength of material increases। अब आपको ये इस चीज का क्या मतलब है, देखें एक मटेरियल है वो इतना बल्क में है और एक मटेरियल है उसका डायमीटर इतना है, ठीक है, इसका डायमीटर इतना है और इसका डायमीटर इतना है। डायमीटर के बढ़ने के साथ इसका क्या है, इसका एरिया भी ज्यादा है और इसका एरिया क्या है, कम है। जितना ज्यादा एरिया होगा उतने ही हमारे पास चांस होंगे उस मटेरियल के अंदर किसी ना किसी स्ट्रक्चरल फ्लॉ के। उस स्ट्रक्चरल फ्लॉ का मतलब है कि स्ट्रक्चरल डिफेक्ट के, ठीक है, उस मटेरियल के अंदर डिफेक्ट होने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे अगर उसका एरिया ज्यादा है, ठीक है। लेंथ ओवर डायमीटर रेशियो का से हम क्या पता लगाते हैं, अगर किसी मटेरियल की लेंथ ज्यादा है और उसका डायमीटर थोड़ा है, ठीक है, और अगर किसी मटेरियल की लेंथ छोटी है और उसका डायमीटर ज्यादा है। अब आपको नजर आ रहा होगा अभी जो मैंने बात की है कि जितना डायमीटर कम है वो उतना परफेक्ट होगा और जितना डायमीटर ज्यादा है उतना वो मटेरियल इम्परफेक्ट होने के उसमें चांसेस ज्यादा होंगे। सो लेंथ ओवर डायमीटर रेशियो जो है वो इस वजह से इसमें हम कह सकते हैं कि वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। अच्छा, बैक टू द फाइबरस एंड पार्टिकुलेट कंटेंट। हम कहते हैं कि फाइबरस और पार्टिकुलेट को हमने लेंथ ओवर डायमीटर रेशियो को पढ़ने का एक मकसद था। देखें ऐसे मटेरियल्स या ऐसा हम कहते हैं कि जो कंटेंट जिसकी लेंथ ओवर डायमीटर रेशियो जो है वो ज्यादा है, ठीक है, हम कह सकते हैं इट इज लार्जर। और ऐसे मटेरियल्स भी हो सकते हैं जिनकी लेंथ ओवर डायमीटर रेशियो की जो वैल्यू है दैट इज स्मॉलर, ठीक है। लार्जर होने का क्या मतलब है, दिस रेशियो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, हम कह सकते हैं इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर, ठीक है। तो जिसकी जितनी ज्यादा लेंथ है उसका डायमीटर उतना ही अगर शॉर्ट है, ठीक है, उतनी ज्यादा ये रेशियो क्या होगी, बढ़ जाएगी। देखें इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डायमीटर के ये रेशियो, तो हम क्या कह सकते हैं कि डायमीटर जितना ज्यादा कम होगा वो रेशियो उतनी बढ़ेगी, लेंथ जितनी ज्यादा बढ़ेगी वो रेशियो उतनी ही बढ़ेगी, ठीक है। तो इस वजह से हम एक ऐसा मटेरियल जो है जिसके अंदर उसकी लेंथ ज्यादा है और उसका डायमीटर कम है तो उसकी लेंथ ओवर डायमीटर रेशियो ज्यादा आएगी। तो ऐसे जो मटेरियल्स होते हैं दे आर इन द कैटेगरी ऑफ फाइबर्स। फिर ऐसे कंटेंट्स या ऐसे मटेरियल जिनकी लेंथ ओवर डायमीटर रेशियो क्या है, कम है, वो किसी भी तरह से हो सकती है, या तो उसकी लेंथ कम होगी या उसका डायमीटर ज्यादा होगा। दोनों केसेस में जो लेंथ ओवर डायमीटर रेशियो है वो स्मॉलर आएगी और ऐसे को हम कहते हैं कि दैट इज पार्टिकुलेट कंटेंट, ठीक है। तो दीज आर बेसिकली द टू टाइप्स ऑफ, हम कह सकते हैं कि रीइंफोर्समेंट फेज। अच्छा जी, अब इन दोनों में से ये जो फाइबरस और पार्टिकुलेट कंटेंट है, इन दोनों में से जो फाइबरस है रीइंफोर्समेंट वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होती है, ठीक है, क्योंकि पार्टिकुलेट कंटेंट का डायमीटर ज्यादा होता है, वो उसके अंदर ज्यादा जगह घेरता है जो भी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो उसके अंदर जो है बाद में इम्परफेक्शंस का हम कह सकते हैं कि जो चांस है वो ज्यादा होता है, ठीक है। सो पार्टिकुलेट कंटेंट जो है वो दो तरह का हो सकता है, या तो वो लार्ज हो सकता है या वो शॉर्ट एंड डिस्पर्स्ड होता है। ये हम इसकी क्लासिफिकेशन हम उसको आगे पढ़ेंगे। फाइबर्स की जो है कुछ टाइप्स होती हैं, उनको हम देख लेते हैं, ठीक है। फाइबर्स की कुछ टाइप्स होती हैं और ये जो टाइप्स हैं दे आर ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायमीटर, ठीक है, उनके डायमीटर्स और कैरेक्टर भी कह सकते हैं, लेकिन बेसिकली these types are on the basis of diameter. The first one is called the whiskers. The second type is called, we can say, fibers. इसको हम फिर fibrous reinforcement कहते हैं। fibrous reinforcement की तीन types होती हैं, ओके, उसकी एक टाइप फाइबर है। थर्ड वन इज कॉल्ड द वायर्स। अच्छा जी, अब हम इनको देख लेते हैं। विस्कर जो हैं इनकी सबसे ज्यादा
लेंथ ओवर डायमीटर रेशो होती है, इनकी सेकंड नंबर पर होती है। मैंने बिल्कुल जो है ना इनको सीक्वेंस में लिखा है। इनकी फर्स्ट पे होती है द मोस्ट लार्जेस्ट, सेकंड एंड वी कैन से थर्ड लेंथ ओवर डायमीटर रेशो, द लेंथ ओवर डायमीटर रेशो। ठीक है जी। जब इसकी लेंथ ओवर डायमीटर रेशो बहुत ज़्यादा है, उसका क्या मतलब हुआ कि ये मटेरियल के अंदर जो इम्परफेक्शंस या जो फ्लॉज के जो चांसेस हैं वो उतने ही कम होंगे। ठीक है, और जिस मटेरियल के अंदर फ्लॉज के चांसेस उतने जितने कम होते हैं उस मटेरियल को हम कहते हैं कि वो क्रिस्टलाइन होगा। ठीक है, तो विस्कर्स आर प्योरली क्रिस्टलाइन, हम कह सकते हैं दे आर प्योरली क्रिस्टलाइन, दे हैव जीरो चांस ऑफ इम्परफेक्शन। ठीक है जी। अच्छा, तो ये वाले जो विस्कर्स हैं फाइबरस इन रीइंफोर्समेंट में, ये सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं कि फ़ायदेमंद होते हैं, बट इनको इतना ज़्यादा यूटिलाइज नहीं किया जाता क्योंकि इतनी ज़्यादा कम डायमीटर को प्रोड्यूस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है जी, तो कम डायमीटर को प्रोड्यूस करना उतना ज़्यादा मुश्किल होता है, तो इस वजह से इनकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, विस्कस के अंदर हम जो एग्जांपल ले सकते हैं वो हम ले सकते हैं ग्रेफाइट शीट्स की। ठीक है, ग्रेफाइट के जो फाइबर्स हैं, या फिर हम उसके अंदर जो है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड ले सकते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड वगैरह ले सकते हैं। इनके जो फाइबर्स हैं, इनकी जो फाइबरस रीइंफोर्समेंट होती है। ठीक है जी। सेकेंड टाइप फाइबर्स, मैंने बोला इसकी जो लेंथ ओवर डायमीटर रेशियो है वो सेकेंड लार्जेस्ट होती है, तो दे कैन बी वी कैन से पॉलीक्रिस्टलाइन और एमॉर्फस, ये दोनों में आ सकते हैं। ठीक है जी, पॉलीक्रिस्टलाइन भी हो सकते हैं और एमॉर्फस भी हो सकते हैं। ये जो है मोस्टली हम कह सकते हैं कि सिरेमिक्स, लाइक हम कह सकते हैं ग्लास फाइबर्स, ये इसकी एग्जांपल्स में आते हैं। सिरेमिक्स भी आते हैं, पॉलीमर्स के भी जो फाइबर्स हैं वो भी आ सकते हैं, बट नहीं, पॉलीमर्स के फाइबर्स हम नहीं कह सकते मेटल्स के पॉलीमर्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा डक्टाइल होते हैं, तो फाइबर जो है वो हमारे पास ज़्यादा ब्रिटल कंपोनेंट का होना चाहिए। अच्छा, वायर्स, थर्ड हम कह सकते हैं सबसे लीस्ट जो लेंथ ओवर डायमीटर रेशो होती है वो वायर्स की होती है। ये जो वायर्स हैं इनको आपने नॉर्मल अपने यूज़ में देखा होगा, जैसे ये कॉपर वायर्स होती हैं, आप हैंड फ्री की तार काट लें, कोई भी तार काट लें, उसके अंदर वो जो वायर्स हैं वो बेसिकली जो है इस तीसरी फाइबरस रीइंफोर्समेंट के केस में आती हैं। ठीक है जी। सो दीज आर बेसिकली वी कैन से द थ्री टाइप्स ऑफ द फाइबरस रीइंफोर्समेंट। अच्छा, इसके बाद हम कह सकते हैं कि हम एक जर्नल सा कंपैरिजन कर लेते हैं इन दोनों का। द मैट्रिक्स फेज के अंदर क्या चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए, क्या चीज़ कम होनी चाहिए, और रीइंफोर्समेंट फेज के अंदर क्या चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए और क्या चीज़ कम होनी चाहिए। ठीक है, मैट्रिक्स फेज हमने क्या बोला स्टार्ट में, इट शुड बी हाई इन डक्टिलिटी। ठीक है, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, रीइंफोर्समेंट शुड बी लो इन डक्टिलिटी। सो हम क्या कह सकते हैं कि हाई इन ब्रिटलनेस। ठीक है, सेकंड बात जो हम कर सकते हैं इसके बारे में वो ये है कि हमने क्या बोला था, जो मटेरियल जितने ज़्यादा डक्टाइल होते हैं उनकी वो जो स्टीप आ रही थी हमारे पास पॉलीमर्स की लेट से वो इस तरह आ रही थी, तो हमने क्या बोला था कि जो मटेरियल जितना ज़्यादा, जितनी ये लाइन हॉरिजॉन्टल थी उतना इलास्टिक मॉड्यूलस क्या था, कम था। इट मीन्स दैट कि जो मैट्रिक्स फेज है इसकी जो इलास्टिक मॉड्यूलस की वैल्यू होगी वो कम होगी, लो इलास्टिक मॉड्यूलस। ठीक है जी, और इसका हम बोलेंगे कि हाई इलास्टिक मॉड्यूलस। अब यहाँ से आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि हम रीइंफोर्समेंट के लिए कौन से मटेरियल यूज़ करेंगे, सिरेमिक्स, और इसी वजह से क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर लो इलास्टिक मॉड्यूलस चाहिए, और हमने बताया था कि जो सिरेमिक्स हैं उनका इलास्टिक मॉड्यूलस बहुत ज़्यादा होता है, तो इस वजह से हम उनको मैट्रिक्स में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे उसमें जो सिरेमिक मैट्रिक्स जो कंपोनेंट्स आते हैं, जो कंपोजिट्स आते हैं, दे आर वेरी लेस कॉमन, और यही बात मैंने क्या की थी स्टार्ट में कही भी थी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द टू constituents, or we can say the two components of the or the two phases of the composite materials। ठीक है, इसके बाद हम जो है कुछ एग्जांपल्स
वी कैन से देख लेते हैं जिसमें आपको इन दोनों कंपोनेंट्स का, इन दोनों फेजेस का डिफरेंस जो है वो सही से समझ आ जाएगा। अब जो कंपोजिट मटेरियल्स होते हैं दे कैन बी नेचुरल और दे कैन बी सिंथेटिक। ठीक है जी, चलें पहली एग्जांपल देख लेते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट एग्जांपल? फर्स्ट एग्जांपल इज वुड। वुड के अंदर क्या होता है? सेलुलोज के फाइबर्स होते हैं प्लस लिग्निन मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो हम ये बेसिकली क्या होता है वुड के अंदर। आप एक दरख्त जब काटते हैं उसकी जो लॉग होती है उसके अंदर भी अगर आप देखें तो आपको ये चीज फिजिकली कांटेक्ट में एक दूसरे के साथ बड़ी इजीली नजर आ जाती है। सेकंड नेचुरल कंपोजिट या जिसकी हम एग्जांपल ले सकते हैं, दैट इज वेरी एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर बॉडी, दैट इज बोन। बोन के अंदर क्या होता है? बोन के अंदर कोलेजन प्रोटीन होता है, कोलेजन वॉट एवर यू रीड इट, कोलेजन प्रोटीन। और प्रोटीन क्या होगी? मैट्रिक्स होगी। प्लस उसके अंदर जो फाइबर्स होंगे दैट विल बी हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ठीक है, विच इज मेनली हम कह सकते हैं दैट इज मेनली कैल्शियम फॉस्फेट। जो हाइड्रोक्सी एपेटाइट होता है दिस इज मेनली कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट। अच्छा जी, दो एग्जांपल्स हो गई इनकी नेचुरल की। थोड़ा सिंथेटिक की तरफ आते हैं। सिंथेटिक इज वी कैन से कंक्रीट। कंक्रीट हम खुद ही सिंथेसाइज करते हैं, नेचुरल में भी शायद आप कंसीडर कर सकते हैं। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। इसके अंदर क्या है? सैंड प्लस सीमेंट, उसकी क्या होगी? मैट्रिक्स होगी। और उसके साथ जो है वो ग्रेवल्स उसकी क्या होंगे? रीइंफोर्समेंट होगी। ठीक है, एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं। इट कैन बी वी कैन से प्लाईवुड। प्लाईवुड के अंदर क्या होता है कि बहुत सारी जो है लेयर्स ऑफ वुड्स, वी कैन से लेयर्स ऑफ वुड, वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो स्टैक्ड होती है। मींस दैट एक इस तरह लेयर होगी, फर्ज करें, दूसरी लेयर्स उसके ऊपर इस तरह लगी होगी, तीसरी लेयर होगी। दिस इज प्लाईवुड। वेरी थिन शीट्स ऑफ वी कैन से वुड आर स्टैक्ड अपॉन ईच अदर। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में आप और कोई एग्जांपल्स हैं लाइक, चले मैं आपको बताता हूँ, जैसे ग्रेनाइट है, इस तरह की और भी एग्जांपल्स हैं। इनके जो मैट्रिक्स और रीइंफोर्समेंट फेजेस अगर आपको समझ आ गए तो आप सर्च करिए और नीचे लिखिए, आई विल चेक योर कमेंट्स। इसके बाद हम कहते हैं कि हम यहाँ पर ओवरव्यू ले लेते हैं, हम इंट्रोड्यूस करा लेते हैं जो क्लासिफिकेशन ऑफ कंपोजिट्स हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम उसको डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो वी विल से दैट इंट्रोडक्शन टू classification of composites। ठीक है जी, इंट्रोडक्शन टू द क्लासिफिकेशन ऑफ composites। अभी हमने बताया जो क्लासिफिकेशन है दिस इज ऑल बेस्ड अपॉन द फेजेस ऑफ, ठीक है, फेज ऑफ composites। तो दो फेजेस हमने पढ़े हैं। विच वाज द फर्स्ट फेज? फर्स्ट फेज हमने पढ़ा है कि वो क्या है? मैट्रिक्स है। और सेकंड फेज जो हमने पढ़ा है वो हमने क्या बोला था कि दैट इज रीइंफोर्समेंट। ठीक है जी, तो पहली जो क्लासिफिकेशन उसको हम कह सकते हैं दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स, और सेकंड हम कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रीइंफोर्समेंट। ठीक है जी, तो ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स हम कौन कौन से कंपोजिट्स देखते हैं? दे आर, उसमें हम पहले नंबर पे जो कहते हैं दैट इज पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट्स। सेकेंड नंबर पे हम कह सकते हैं दैट इज मेटालिक मैट्रिक्स कंपोजिट्स। थर्ड नंबर पे हम कह सकते हैं सिरेमिक मैट्रिक्स कंपोजिट। अगेन सेइंग दीज आर वेरी लेस कॉमन। ठीक है जी, रीइंफोर्समेंट की बेस पर दो तरह की रीइंफोर्समेंट, जैसी दो टाइप्स हमने रीइंफोर्समेंट की कौन कौन सी पढ़ी है? वन इज पार्टिकल एंड द अदर इज फाइब्रस। ठीक है, तो उसी बेस पे पार्टिकुलेट कंपोजिट्स एंड fibrous composites।
ठीक है। तो ये जो क्लासेस हैं, सॉरी फॉर दैट, ये वाली जो क्लासेस हैं इनको फर्दर भी हम जो है वो फर्दर भी हम इनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है, फाइबरस कंपोजिट्स। फर्दर हम इनको आगे फर्दर हम कह सकते हैं क्लासिफाई कर सकते हैं। पॉलीमर जो मैट्रिक्स कंपोजिट्स हैं, दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, वन आर द थर्मोसेट्स and the second one is the thermoplastics, ठीक है जी, thermosets and thermoplastics। particulate जो होते हैं इनको हम आगे दो में कर सकते हैं, one is the large particle composites और दूसरे को हम कह सकते हैं कि dispersion strengthened। ये मतलब तो short या small sized particles ही होते हैं, लेकिन इसके लिए स्पेशल टर्म है डिस्पर्शन स्ट्रेंथेंड। इसका क्या मतलब होता है, जब हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। डिस्पर्शन स्ट्रेंथेंड कंपोजिट्स, ठीक हो गया जी। अच्छा, फाइबर्स जो है, फाइबर्स या तो कॉन्टिन्यूस हो सकते हैं या फिर वो डिसकॉन्टिन्यूस हो सकते हैं। अच्छा जी, कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस। फिर ये जो कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस हैं, इन दोनों की आगे दो दो क्लासेस होती हैं। हम कहते हैं कि या तो वो जो फाइबर्स हैं दोनों के केस में, या वो रैंडमली अरेंज होंगे और या फिर वो अलाइंड होंगे, ठीक है जी। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन टू द क्लासिफिकेशन ऑफ द कंपोजिट्स, एंड इंशाल्लाह फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस दिस क्लासिफिकेशन वन बाय वन in detail. Till then, comment your feedback in the comment section, give suggestions, okay, and thank you very much for watching. Allah Hafiz and goodbye to everyone.